कबीर आज थका हारा अपने घर जाता है, पर जैसे ही वो घर जाता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी बीवी सोफे पर पैर पसारे बैठी हुई है। अरे आ गए आप? आपको पता भी है मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। माया, अभी मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, कमरे में जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आपको भूख भी कैसे लगेगी? आखिर आप बाहर से खाना जो खा कर आए हैं। अरे जो इंसान हर समय बाहर का खाता रहेगा वो घर में कहाँ से खाएगा? हैं? मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। मुझे बता दीजिएगा कि मैं घर में खाना नहीं खाने वाला हूँ। एटलीस्ट मैं आपके लिए खाना तो ना बनाऊँ। एक तो मेरी मेहनत जाती है, ऊपर से खाना बर्बाद होता है। माया, मैं खाऊंगा, मैंने कहा कि मैं अभी थका हुआ हूँ, आज ऑफिस में काम बहुत था। तुम क्यों डोमिनेटिंग बन रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। प्लीज़ माया, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं खाना खा लूँगा, तुम्हारा खाना वेस्ट नहीं होगा। माया कबीर को आगे कुछ बोलती उसके पहले ही महामाया की सास निर्मला आती है और अपनी बहू को अपने बेटे पर इस तरह चिल्लाता देखकर बहू को समझाती है। अरे बहू, जब कबीर कह रहा है कि वो खाना खा लेगा, खाना बर्बाद नहीं होगा, तो तू क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा कर रही है? छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है बेटा? अच्छा, तो बेटे के साथ साथ माँ को भी ये लगने लगा है मैं छोटी सी बातों का बतंगड़ बनाती हूँ। वाह माँ जी वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। खैर, मुझे क्या कहना है, खाओ ना खाओ मत खाओ, मैं चली सोने। लेकिन हाँ, अगर मेरा खाना कल बर्बाद हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये आप दोनों कान खोल कर सुन लेना। माया किसी की एक नहीं सुनती और वहाँ से अपने पैरों को धमकाते हुए चली जाती है। माया के ऐसे बिहेवियर ने कबीर को अंदर से तोड़ रखा था। एक तो वो अपने ऑफिस में परेशान रहता था और घर आकर अपने बीवी के रोज़ के कलेश से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन वो करता भी क्या? आखिर वो अपनी पत्नी से प्यार इतना करता था कि उसे अपनी पत्नी का ये बर्ताव सहना पड़ रहा था। वो थक हार कर हाथ मुंह धो लेता है और ना चाहते हुए भी खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहा था तभी पीछे से माया उसे रोकती है। कबीर जी, कल रात में गुस्से में सोने चली गई और आपसे कोई बात नहीं कर पाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ ना बताएं। तुम कहना क्या चाहती हो माया? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कल आपको सैलरी मिली थी ना, कहाँ है आपकी सैलरी? कल बॉस नहीं आया था, जिस वजह से सैलरी किसी को भी नहीं मिली। क्या पता आज शायद सबको सैलरी मिल जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आपको सैलरी मिलेगी तो वो सीधा मेरे हाथ में देना, समझे? माया की ये बात सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा ना निकालते हुए वहाँ से चला जाता है। कबीर के जाते ही माया की छोटी बहन छाया उसके घर आती है। दीदी, दीदी कहाँ हो आप? देखो तो कौन आया है आपसे मिलने। छाया की आवाज़ सुनकर माया दौड़ती हुई बाहर हॉल में जाती है, जहाँ वो अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अरे छाया मेरी बहन, कितने टाइम बाद आई है। अरे मुझे पहले बता देती तो मैं तेरे जीजा को तुझे लाने भेज देती। कोई बात नहीं दीदी, जीजू को वैसे भी ऑफिस जाना होता है ना, और मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आपके घर ना आ सकूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। चल, इन सब बातों को छोड़ और ये बता कि तुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं हुई। दोनों बहनें बात करते हुए माया के कमरे में चले जाते हैं। आज सारा दिन माया छाया के साथ रहती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। शाम को जब कबीर घर आता है तो वो अपनी साली साहिबा को देखकर खुश हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे घर में कोई नया मेहमान आया है। अरे जीजू, आप कब आए? उनके आने का कोई समय फिक्स नहीं है छाया। जब मन होता है तब मुंह उठाकर आ जाते हैं और जब मन करता है मुंह उठाकर चले जाते हैं। खैर, आप दोनों यहाँ बैठकर बातें करो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अपनी बहन के मुंह से उसी के पति के लिए ऐसी बातें सुनकर छाया को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। माया के जाते ही छाया अपने जीजू से ढेर सारी बातें करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद माया उन दोनों को खाने के टेबल पर बुलाती है। दोनों जीजा साली बातें करते हुए टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाते हुए वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी बीच में माया कबीर से कहती है, कबीर जी, आज तो आपको सैलरी मिलने वाली थी ना? हैं? मिली कि नहीं? हाँ माया, मुझे सैलरी मिल गई है। मेरे बैग में पैसे रखे हुए हैं, जाओ जाकर ले लो। हाँ, आप लोग खाइए, मैं ज़रा हिसाब किताब करके आती हूँ। जहाँ कबीर और छाया निर्मला के सामने बैठकर बात कर रहे थे, वहीं माया अपने हाथ में पैसों की गड्डी लिए गुस्से में आती है और कबीर के खाने के पास उन पैसों को पटकते हुए कहती है, कबीर जी, क्या है ये? हैं? इतने कम पैसे? कहाँ गई पूरी सैलरी? मेरे ख्याल से तुम्हारी 2 दिनों की छुट्टी हुई थी
और तुम्हारी सैलरी तो 4 दिन की कटी है, तो बाकी के 2 दिन कहाँ थे तुम? माया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं बाहर जाता हूँ, मेरे दोस्त यार है, 4 लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना है, हो गए होंगे खर्च उसमें। हाँ तो एक काम कीजिए ना, ये जो बचे हुए पैसे हैं वो भी अपने दोस्तों पर खर्च कर डालो। दीदी, आप छोटी छोटी बात पर जीजू पर इस तरह क्यों भड़क रही हैं? और क्या गलत कहा उन्होंने? अगर हम 4 लोगों के बीच उठते बैठते हैं तो 4 लोगों का खाते हैं, तो एक दिन हमारा भी तो नंबर आता है ना खिलाने का। देख छाया, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसलिए बीच में ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। और आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे आप, बेफिजूल की खर्ची बंद। और रही दोस्त यार के बीच बैठने की, तो नहीं बैठेंगे आज से आप अपने दोस्त यारों के बीच। माया गुस्से में एक बार फिर अपने कमरे में चली जाती है, पर यह सब देखकर छाया को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद छाया अपने जीजू से इस बारे में बात करती है और कबीर भी छाया को सब कुछ बता देता है। कुछ देर बाद छाया, कबीर और निर्मला तीनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन कबीर छाया के साथ शादी करके घर आ जाता है। कबीर और छाया को शादी के जोड़े में देखकर माया हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ कबीर? छाया, तुम दोनों इस तरह शादी के जोड़े में? हाँ, हम दोनों इस तरह शादी के जोड़े में। मैंने और छाया ने एक दूसरे से शादी कर ली है। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? नहीं दीदी, हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि यही सच है, मैंने कबीर जी के साथ शादी कर ली है। अरे क्यों छाया, क्यों? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के पति पर? छी 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 छी, आज तो तुझे अपनी बहन बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर अपना शिकार करती है, लेकिन तूने तो अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। अरे अपनी बहन की सौतन बन गई तू। खबरदार, जो तूने मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ बोला तो। उन लोगों के बीच में ये सारी बातें चल रही होती है, तभी वहाँ निर्मला आती है, जहाँ वो छाया को दुल्हन के जोड़े में देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती है। कबीर बेटा, ये तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अरे इस करमजली ने तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसे इतना प्यार करता था, लेकिन इसको तेरी कदर नहीं थी। आज सही मायने में इस घर को बहू और तुझे तेरी पत्नी मिली है। माँ जी, आप भी ऐसी बातें कर रही है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा आप ये सब देखेंगी तो कबीर को एक थप्पड़ मारेंगी। सही कह रही है बहू तू, थप्पड़ तो मुझे तभी लगा देना चाहिए था कबीर को, जब वो तेरे जुल्मों को सह रहा था। अरे कैसी पत्नी है तू, जो अपने पति की फीलिंग्स को नहीं समझती। अरे उसके सुख दुख तकलीफ डर नहीं समझती। मेरा बेटा एक जिंदा लाश बन चुका था, और आज जब उसने तेरी छोटी बहन से शादी कर ली तो तुझे तेरा पति याद आ रहा है। निर्मला, कबीर और छाया की बात सुनकर माया को अब ये समझ में आ जाता है कि उसने अपने पति पर कितने अत्याचार किए। वो कितनी डोमिनेटिंग वाइफ बन चुकी थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कबीर ने उसकी छोटी बहन को उसी की सौतन बना दिया था। ये देखकर वो अपने घुटने पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से आज मेरा पति मेरा नहीं रहा, मेरा ससुराल मेरा नहीं रहा, मेरी बहन मेरी नहीं रही। आज मैं अकेली पड़ गई। अब इस दुनिया में मेरे जीने का मकसद खत्म हो चुका है। माया जैसे ही उठती है, वैसे ही छाया अपनी बहन माया का हाथ पकड़कर उसे गले लगाती है और उसके आंसू पोंछती है। कहाँ जा रही हो दीदी आप? मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मैं अब जी के क्या करूँगी? कैसी बात करिए माया तुम? अभी भी मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारी सास, तुम्हारी बहन सिर्फ तुम्हारी ही तुम्हारे हैं। मैंने और छाया ने कोई शादी नहीं की। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि तुम कितनी ओवर डोमिनेटिंग हो गई थी। तुम अपने पति के साथ साथ अपनी सास पर भी अत्याचार करने लग गई थी। और दीदी, हद तो तब हो गई जब आपने जीजू को मेरे सामने इतना भला बुरा कहा। मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, और इसीलिए मैंने जीजू और निर्मला आंटी के साथ मिलकर ये छोटा सा प्लान बनाया। और देखो, ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। अब आपको जीजू और अपने ससुराल की कदर हो चुकी है। दीदी, आपका पति और आपकी सास बहुत अच्छे हैं, उनकी कदर कीजिए। छाया की बात सुनकर माया की जान में जान आई और वो दौड़ती हुई अपने पति को गले लगा लेती है। कबीर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद फिर कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना।
माया को अब अपने पति और सास की कदर अच्छे से मालूम हो चुकी थी, इसलिए इसके बाद माया न तो कभी अपने पति के ऊपर अत्याचार करती है और ना ही अपनी सास को कभी उल्टा जवाब देती है। रोमा अपने बेटे नैतिक के साथ रहा करती थी। नैतिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पिताजी नहीं थे। नैतिक की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। वो रुचिता नाम की लड़की से प्यार करता था। रुचिता और नैतिक दोनों अपने अपने घर पर ये बात बताते हैं। रुचिता के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन नैतिक की माँ रोमा नहीं मानती। नैतिक रोमा को रुचिता की फोटो भी दिखाता है। अरे बावरा हो गया है क्या? तू इतना हैंडसम और डैशिंग, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है और तू इससे शादी करना चाहता है? अरे बेटा, जिंदगी में हमें अगर किसी से प्यार हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पल भर में अपनी जिंदगी बना ले। तेरे लिए होनहार और खूबसूरत लड़कियों की लंबी कतार लग जाएगी। मैंने तो तेरे लिए न जाने कितने रिश्तों की शॉर्ट लिस्ट भी बनाकर रखती है। पर माँ, अब समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूँ और उसी के साथ अगले 7 जन्म बिताना चाहता हूँ। उसी के साथ 7 फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहता हूँ। प्लीज माँ, आपको मेरी कसम, आपको स्वर्गवासी पापा की कसम, मान जाओ ना माँ, प्लीज। ये कैसी मनमानी है? जिद की भी हद होती है। अच्छा ठीक है, अब तुझ पर जबरदस्ती तो कर नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि तुझे लग गया है उस रुचिता के प्यार का रोग। कर ले शादी, फिक्स कर दे मुहूर्त। ये आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। रुचिता और नैतिक के घर वाले आपस में मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं और पंडित जी की सलाह से शादी का मुहूर्त तय करते हैं। खुशी खुशी धूमधाम से रुचिता और नैतिक की शादी हो जाती है। लेकिन शुरू से ही रोमा इस शादी से नाखुश होती है। उसे रुचिता पसंद नहीं थी, क्योंकि रोमा के नजरिए से वो रूप, रंग और चाल चलन में अच्छी नहीं थी। ससुराल में गृह प्रवेश करके रुचिता अंदर आती है। कर दिया पनौती ने गृह प्रवेश। मेरा बेटा एकदम दूध की तरह गोरा और ये चाय की तरह सावली। ना ही होनहार है, पढ़ लिख कर कुछ कर भी नहीं पाई। खैर, अब फंदा गले में बंध ही गया है तो अभी ऐसे ही जीना होगा। लेकिन इसके लिए तो मैं ये ससुराल कैद खाना बना कर रहूंगी, ताकि जल्दी से तंग आकर ये खुद ही यहाँ से दुम दबाकर भाग जाए। अगली सुबह। माँ जी, नैतिक, ये लो शीरा और छोले कुलचे। आज मेरी पहली रसोई थी ना, चखिए और बताइए कैसा बना है खाना। रोमा और नैतिक खाना चखते हैं और रोमा जानबूझकर नखरे दिखाती है। हाय हाय हाय, इतनी मिर्च! अरे बाप रे, हाय राम! नैतिक, पानी दे। रोमा खांसने का नाटक करती है। ये लो माँ, पानी पियो। पानी पीने के बाद रोमा शांत हो जाती है। अरे टोकरी भर के मिर्च डाली थी क्या छोले में? तेरे मायके वालों ने क्या हमें मिर्च की फैक्ट्री फ्री में गिफ्ट की है? लेकिन माँ जी, मैंने तो सिर्फ थोड़ी मिर्ची डाली थी। रुचिता, तुम्हें समझना चाहिए ना, घर में बुजुर्ग है। हम तो इतना तीखा खा भी सकते हैं, लेकिन माँ कैसे खा सकती है? इसलिए प्लीज आइंदा से ऐसी भूल मत करना, वरना खामखा तुम पर चिल्ला बैठूंगा मैं फिर से। यही तो चाहती हूँ मैं बेटा। अरे मेरे लाल, तेरे लिए तो हीरोइन लाऊंगी मैं, हीरोइन। तो बस इस कलमुही को छोड़ दे। रोमा अब रुचिता को हर तरह से तंग करने लगती है, ये सोचकर कि वो तंग आकर घर छोड़कर चली जाएगी। रोमा उसे 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। लगातार नॉन स्टॉप काम करवाती रहती, कभी ये तो कभी वो। अरे रुचिता बहू, तुम दोपहर में सोना मत। वो स्टोर रूम और गेस्ट रूम में बहुत धूल हो गई है, उन्हें साफ कर देना। और शाम के पूजा के भोग की मिठाई भी तो बनानी है। मैंने 2 बनारसी साड़ियाँ निकाली है, उसकी इस्त्री कर देना। कल सुबह मंदिर पहन कर जाऊंगी। और हाँ, ये सारा काम होने के बाद जरा कटोरी में तेल लगाकर मेरे घुटनों की मालिश कर देना। बहुत दर्द कर रहे हैं ये निगुड़े घुटने। हाय राम। ठीक है माँ जी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर।
रुचिता बिना कोई शिकायत के घर का सारा काम करती, चाहे रोमा उसे दुगना तिगुना काम ही क्यों ना देते। उससे कोई मलाल नहीं था। वो हर वक्त बस मुस्कुराकर काम करती रहती और रोमा और नैतिक की सेवा करती रहती। इस बात से हैरान होकर रोमा मन ही मन कहती है, अजीब बात है, न जाने किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। इतना सारा काम करके तो अगली बोरिया बिस्तरा बांध कर रफा दफा हो जाती अब तक, लेकिन इसके माथे पर तो एक शिकन तक नहीं आई। नहीं, मुझे कोई ना कोई तिगड़म तो निकालना ही होगा, जिससे इस नास पिटी रुचिता को मैं दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक सकूं। आइडिया, कल ही जाकर उस मीशा से मिलती हूँ, यही सही रहेगा। मीशा एक अनजान लड़की होती है जो छोटे मोटे नाटकों में एक्टिंग करती। मीशा दिखने में बेहद सुंदर होती है, लेकिन उतनी ही अकड़ू और घमंडी भी। रोमा उससे मिलकर कहती है, मीशा बिटिया, मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक प्रस्ताव है, सुनना चाहोगी? जैसे कि अगर मैंने आपको मना किया तो आप चुपचाप म्यूट होकर यहाँ से चली जाएंगी, है ना? बोलिए, जल्दी से बोलिए, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं पड़ा है। मीशा, क्या तुम मेरे बेटे की बीवी बन सकती हो? तुम्हें ना बस उसका दिल जीतना होगा, उसे बहलाना होगा और अपनी ओर खींचना होगा, जिससे वो रुचिता को भूल जाए और तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे इतने करीब आ जाए। मैं ना तुम्हें इस काम के लिए मोटी रकम भी दूंगी। बहुत पैसे हैं हमारे पास। हाँ, प्लीज मना मत करना। अरे लक्ष्मी को ठुकराते नहीं, पता है ना? मीशा काफी देर तक सोचती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, डन डील, लेकिन ऐसा कितना पैसा दोगी आप मुझे? वो बहुत है ना आपके पास? अरे तू जितना कहेगी उतना दूंगी, बस चल अभी, बाद में बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। रूमा मीशा को अपने घर ले आती है और मीशा को देखकर नैतिक और रुचिता दोनों सोच में पड़ जाते हैं। ये कौन है माँ? और ये सूटकेस और बैग? अरे नैतिक बेटा, ये है मीशा, मेरी आगरा वाली सहेली है ना, वो चंपा, उसकी बेटी। ये अब कुछ दिन यहीं हमारे घर में रहेगी, क्योंकि चंपा और मीशा के पिताजी दोनों 4 धाम यात्रा पर गए हैं और वो घूम घाम के पूरे 1-2 महीने बाद ही आएंगे। तब तक ये मीशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन माँ, चंपा आंटी तो हमारे पड़ोस में ही रहती है ना? अब नहीं बेटा, अब इतने बड़े गोले में क्या भला एक ही चंपा हो सकती है? अरे ये मेरी दूसरी वाली सहेली है, चंपा। क्या तू भी? हाय नैतिक, नाइस टू मीट यू। मीशा तुरंत नैतिक के गले लग जाती है, जिससे रुचिता को बुरा लगता है। अब हाय, नाइस टू मीट यू टू। हाय रुचिता। हेलो जी। मीशा अब घर पे रहने आ गई। वो रुचिता को नैतिक से दूर करने के पीछे तुली हुई थी। हर रोज कोई ना कोई नया पैतरा आजमाती रहती। एक बार रात में जब सब सो रहे होते हैं, तभी मीशा उठती है और देखती है कि नैतिक हॉल में लैंप लाइट जलाकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा है। ये डेडलाइंस बिना ना जाने कब मेरा काम खत्म होगा और कब मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो जाऊं। इतनी नींद आ रही है कि हर 2 मिनट में उबासी आ रही है। तभी मीशा नैतिक के लिए चाय बनाकर लाती है और प्रेम भरी निगाहों से उसे चाय देती है। नैतिक, ये लो, तुम्हें नींद आ रही है ना, ये चाय पी लो। अरे शुक्रिया, लेकिन तुमने क्यों दिक्कत ली? आप तो मेरे दोस्त हो ना, दिक्कत कैसे? मीशा घंटों तक नैतिक से मीठी मीठी बातें करती रहती और इसी तरह वो रोज नैतिक के साथ बातें करके उसके करीब आने लगी। मीशा की सुंदरता और काया देखकर नैतिक को भी उसकी तरफ आकर्षण हो जाता है और वो दोनों रोज चुपके से शॉपिंग मॉल, थिएटर, पार्क और कई जगहों पर घूमने जाते हैं और नैतिक इस सब में अपने प्यार, अपनी बीवी रुचिता को भूल ही जाता है। मीशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो,
लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि मेरी बीवी है, माँ है, शादीशुदा हूँ मैं। देखो, तुम्हें मुझसे प्यार है ना, और तुम मुझे पाना चाहते हो, है ना? पर हम दोनों के रास्ते के बीच का कांटा है रोमांटी और रुचिता। तो मेरी एक बात मानो, शर्त ही समझ लो, जिसे अगर तुम पूरी करोगे तो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ऐसी कैसी शर्त है? ऐसी शर्त जिससे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ और अपनी उस बोरिंग बीवी को घर से बाहर निकालना होगा। ये है मेरी शर्त। मंजूर है तो कहो। मीशा की इस शर्त को सुनकर नैतिक हैरान हो जाता है। मिश्रा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी माँ और रुचिता को मैं कैसे? अब एक साथ तो तुम दो नाव में पाँव नहीं रख सकते ना नैतिक, इसलिए एक ही नाव चुननी होगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें अपनी माँ और बीवी को छोड़ना होगा। न माँ न रुचिता, मुझे अकेले ही राज करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। नैतिक घर जाकर रोमा और रुचिता के सामान को घर से बाहर फेंक देता है और उन दोनों को भी घर से बाहर निकाल देता है। नैतिक, बेटा तू ये क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? एकदम सही है मेरा दिमाग, और मैं अब मीशा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। और उसने कहा है कि इस रिश्ते से ना आप खुश होंगी, और रुचिता का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कभी नहीं मानेगी। इसलिए अब आप दोनों अपना अपना देख लो। इस सब से रोमा और रुचिता एकदम स्तब्ध और हक्का बक्का रह जाती हैं। अरे ऐसे कैसे? अरे तुझे नहीं पता बेटा, सच क्या है? मुझे कुछ जानना भी नहीं है माँ, प्लीज आप लोग जाइए अब यहाँ से। तुमने ये सही नहीं किया नैतिक, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया है। रोमा और रुचिता वहां से निकलकर रास्ते पर भटकने लगती हैं और एक जगह पर बैठकर वो दोनों रोती हैं। रुचिता बहू, मुझे माफ कर दे। उस मीशा को मैं तेरी सौतन बनाकर ले आई थी, लेकिन उस करमजली ने तो मुझ पर ही उल्टा वार कर दिया और धोखा दिया। क्या मतलब? आप ये सब क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोमा सारी कहानी रुचिता को बताती है कि कैसे वो मीशा को बुरे मकसद से सौतन बनाकर लाई थी, और ये सब सुनकर रुचिता बहुत दुखी होती है। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे ठोकर मिल गई। सीख लिया मैंने सबक, क्योंकि उस डाकन ने तो खुद घर में प्रवेश कर लिया और हमें बेघर कर दिया। साथ ही साथ उसे तो मैंने पूरे पैसे भी दिए थे इतने दिनों की एक्टिंग के, और अब वो नैतिक के पैसे भी खा जाएगी। इसका मतलब मीशा नैतिक से प्यार नहीं करती और वो उनके पैसों के लालच में उन्हें फंसा रही है, प्यार का जाल बुनकर। और नहीं तो क्या। फिर तो हमें उसे सबक सिखाना होगा, और जैसे उसने हमें घर से बाहर निकाला है ना, वैसे ही उसे भी हम घर से बाहर निकालेंगे। माँ जी, आपने जो मेरे साथ किया वो तो बहुत गलत है, लेकिन आपको अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है और इसलिए मैं आपको माफ कर रही हूँ। हाँ बहू, अब हम सास बहू की टीम मिलकर उस सौतन को घर से बाहर निकालेंगे। रोमा और रुचिता ठान लेते हैं कि अब वो मीशा को नैतिक से दूर करके उसे उसके जीवन से और घर से बाहर निकालेंगे। वहीं मीशा नैतिक के पैसों का इस्तेमाल कर करके अमीर बनती ही जा रही थी। बेचारी रोमा और रुचिता अब दर दर भटक रही होंगी, धूप, बारिश और ठंड में। और मैं इस एसी वाले कमरे में नैतिक के पैसों से आराम फरमा रही हूँ। बेचारा नैतिक, वो तो अंधा हो गया है मेरे आकर्षण की जाल में। तभी मीशा को किसी का फोन आता है और वो फोन कॉल उठाती है। हेलो जान, हाँ मैं आ रही हूँ। आज तो उस छछुंदर निठल्ले नैतिक ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दिया है। अनगिनत पैसे हैं उसकी बैंक अकाउंट में। आज तो हम मस्त थिएटर हॉल में जाकर पिक्चर देखेंगे
और किसी मॉल में जाकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। रोमा और रुचिता ये सारी बातें खिड़की से सुन लेती है और फिर वो दोनों मीशा का पीछा करती है और देखती है कि मीशा एक गुंडे मवाली जैसे आदमी से मिलती है जिसका नाम था पृथ्वी, जो मीशा का प्रेमी होता है। अरे वाह 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 वाह, आज तो तुम कमाल का नूर ढा रही हो। चलो चलो फटाफट पिक्चर देखने चलते हैं। हाँ डियर, चलो हम ना कपल वाली सेल्फी भी खींचेंगे। पृथ्वी और मीशा दोनों थिएटर में चले जाते हैं और ये दृश्य देखकर रोमा और रुचिता दोनों भी दंग रह जाते हैं। हे भगवान, इस लड़के ने इतना बड़ा गेम खेला है। सच में क्या खिलाड़ी है ये अब नैतिक के पैसों से अपने गुंडे प्रेमी के साथ मजे कर रही है। लेकिन माँ जी, हम भी कोई अनाड़ी नहीं है। मैंने मीशा की सारी बातें फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी और ये देखिए, ये उसके प्रेमी और उसकी फोटोज भी खींची है। अब हम ये सबूत नैतिक को दिखाएंगे। वाह बहू वाह, लगता है पिछले जन्म में तू पुलिस अफसर नहीं होगी। रोमा और रुचिता मीशा और पृथ्वी के पीछे घूमती हैं और पूरा दिन उसकी तस्वीरें खींचती रहती है, फिर चाहे वो शॉपिंग मॉल की हो या होटल की या पार्क की। रात में जब नैतिक घर आता है तभी वो मीशा के लिए एक डायमंड का नेकलेस सेट लाता है और उससे कहता है, देखो मीशा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, डायमंड का नेकलेस। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये तो मेरा सपना पूरा हो गया डार्लिंग। मीशा, अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे बिना रिश्ते के ना रहे। अब हम शादी करेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं रुचिता को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर मीशा एकदम से चौंक जाती है, घबरा कर कहती है, क्या शादी? देखो नैतिक, मैं ये डायमंड नेकलेस तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये शादी का प्रस्ताव, नो 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 नो। शादी करना जरूरी थोड़ी ना है, हम बिना शादी के भी तो रह सकते हैं। लेकिन मीशा, तुम्हें शादी करने में ऐतराज क्या है? तभी अचानक से वहां पर रोमा और रुचिता आ जाते हैं। क्योंकि इसका दिल तेरे लिए नहीं, इसके गुंडे मवाली बॉयफ्रेंड के लिए धड़कता है। ये देख सबूत। नैतिक, पूरी कहानी ये है कि मैंने इस नास पीटी को अपने घर लाया था। ये किसी चंपा वंबा की बेटी नहीं है। इसे मैंने पैसे दिए थे घर पे रहकर तेरा दिल जीतने के लिए, क्योंकि मुझे रुचिता बहू नापसंद थी और तेरे लिए कोई खास अच्छी सुंदर लड़की की चाह थी मेरे मन में, और इसीलिए मैं इसे घर पर ले आई। लेकिन इस धोखेबाज ने तो मुझे भी रुचिता बहू के साथ साथ इस घर से और तेरे जीवन से बाहर निकाल दिया। और अब ये तेरे पैसों से अपने प्रेमी के साथ मिलकर रोज घूमती है, और ये दोनों तुझे लूट कर भागने ही वाले थे। अगर हमारी बातों पर भरोसा नहीं तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुन ले और इन फोटोज को देख। नैतिक रिकॉर्डिंग और फोटो देखकर पूरी तरह से हैरान और चकित हो जाता है। वहीं मीशा के तो डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रुचिता, तुम ही हो मेरा सच्चा प्यार। आई एम सॉरी। मैंने इस लुटेरी के झांसे में फंसकर न जाने आप दोनों के साथ कितना कुछ गलत किया। लेकिन नैतिक, ये सब झूठ है। देखो, मैं इसकी भी सफाई दे सकती हूँ। बस आप एक शब्द भी मत बोलना, और तुम कोई झाड़ू नहीं हो जो सफाई दोगी। तुमने पिछले कुछ दिनों में हम तीनों के बीच के रिश्ते बिगाड़े हैं। एक माँ को अपने बेटे से दूर किया, एक पत्नी को अपने पति से। बेशरम बेवकूफ औरत। अब नहीं, अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत करो। मैं आज ही अपने गांव वापस चली जाती हूँ और वादा करती हूँ फिर कभी अपनी शक्ल की अब परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, हाथ जोड़ती हूँ मैं। रुचिता मीशा को जाने देती है और फिर, रुचिता बहू, आज तूने मुझे एक और सीख दे दी बेटा, कि इंसान की खूबसूरती उसकी अच्छाई और नेक स्वभाव में होती है। सिर्फ खुश क्या, बल्कि मैं तो खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली और मुझे तुम जैसी बीवी। तीनों की आंख खुशी से छलक पड़ती है और इस हादसे के बाद इनके रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। रोमा और रुचिता का रिश्ता तीखे से मीठा हो जाता है और वो दोनों सास बहू नहीं, एक माँ बेटी की तरह रहने लगती है। और रुचिता और नैतिक का टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ जाता है।
और कुछ ही समय बाद रुचिता एक नन्ही सी प्यारी बेटी को जन्म देती है और पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन बिताता है।